हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इतिहास के 500 प्लस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उसमें ये दूसरा वीडियो है। ये आपके सभी एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, सभी स्टेट पीसीएस, आरओ, एचसी आरओ, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और एसएससी सीरियल, जितने भी एसएससी में एग्जाम्स होते हैं उन सबके लिए रिलेवेंट रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इतिहास विषय से आपका डर खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये थे अजातशत्रु। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है 1883 बीसी में, 80 साल की एज में, और उसके बाद में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया जाता है। ये अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा रहते हैं और इनके शासनकाल में ये आयोजित होती है। कहां पर? राजगृह में, और इसका दूसरा नाम रहता है राजगीर। सप्तपर्णी गुफा पर ये बौद्ध काउंसिल आयोजित होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप ये इसके अध्यक्ष रहते हैं। इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में बांटा गया था। कौन से? सुत्त पिटक और विनय पिटक। जो त्रिपिटक रहते हैं उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 इसमें ये संकलित किए गए थे। इनकी रचना की गई थी इसी बौद्ध काउंसिल में। अगला देखेंगे इसमें, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो यहाँ पर साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था ये पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 1928। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 1919 के अधिनियम के द्वारा जो मेंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसकी समीक्षा के लिए 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये आयोग का गठन किया था और ये आपका मुंबई में सबसे पहले आया था। कहां पे? 3 फरवरी 1928 में ये मुंबई पहुंचा। क्योंकि इस आयोग में सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था और इसे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे और इसमें सबसे कड़ा विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय ने किया था। उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था और वो बुरी तरह से घायल हो गए थे, बाद में वो शहीद हो गए थे। सिंध घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां कोई दुर्ग नहीं है? तो सीताडल कहां पर नहीं है ये पूछा गया है, तो ये होगा चौंधड़ो। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रांत में ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर कोई किलेबंदी नहीं की गई है। इसकी खोज की गई थी 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा ये खोजा गया था 1931 में। ये एक औद्योगिक स्थल है। यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने, सीप और अस्थि के आभूषण बनाने के प्रमाण, खास करके वक्राकार ईंटें मिली है और यहाँ पर लिपस्टिक और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा या मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो ये थे आपके अकबर। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट हुआ था 1571 ईस्वी में और ये प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी। यह मंगोलिया की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता था पद या फिर रैंक। तो मनसब का मतलब होता था पद या रैंक। इनको 2 भागों में बांटा गया था। एक था जात, जो जात का मतलब होता था व्यक्तिगत वेतन या फिर पद की गरिमा, और दूसरा थे सवार। सवार का मतलब क्या होता था? रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। तो इनके आधार पर यह बांटा गया था। तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किसने की थी? तो ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 12 जून 1905 में की गई थी। कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में। तो ये पुणे में इसकी स्थापना हुई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था नौजवानों को सार्वजनिक जीवन और समाज सेवा के लिए प्रशिक्षित करना और देश में शिक्षा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को बढ़ावा देना। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो ये किया था कुमार गुप्त प्रथम। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यह बिहार में स्थित है और 5वीं शताब्दी में बनवाया गया था गुप्त शासकों द्वारा। कुमार गुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था
और यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र माना जाता है। दुनिया भर में यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं और 12वीं शताब्दी में 1193 के आसपास मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस महान विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया था। तो ये मोहम्मद गौरी का एक सेनापति रहता है और उसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और इसको जला करके नष्ट कर दिया था। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद यानी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यहाँ पर ईयर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहते हैं। इतिहास में ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 1699 में बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये समय कब था? 13 अप्रैल ये डेट थी और बैसाखी का पावन पर्व था। उस समय 13 अप्रैल को खालसा पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू और अनुशासित समुदाय या संत सिपाही के रूप में बदल दिया था। तो ये लोग 5 चीजें इनको धारण करना रहता था, जैसे केस है, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। इसके साथ ही पुरुषों के नाम के आगे सिंह और महिलाओं के नाम के आगे टौर लगाने की परंपरा यहीं से स्टार्ट होती है। भारत के विभाजन का आधार बनी माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पर आपको डेट भी बतानी है और ईयर भी बताना है। तो ये 3 जून 1947 को ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस योजना के आधार पर भारत के विभाजन को 2 स्वतंत्र डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय लिया गया था और इसी योजना के बाद में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में पारित किया गया था। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, जो मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन का प्रमुख स्रोत है? तो यह है चाणक्य या फिर कौटिल्य। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनका असली नाम था विष्णुगुप्त और इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है, संस्कृत में लिखा गया है। और ये पुस्तक जो है ये नाम से अर्थशास्त्र है, इसमें अर्थशास्त्र का कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये राजनीति, राज्य शिल्प और सैन्य रणनीति, लोक प्रशासन पर लिखा गया प्राचीन सबसे महान ग्रंथ है भारत का और इसमें सप्तांग का वर्णन मिलता है। तो इसमें 7 सिद्धांत बताए गए हैं राजा के, वो सारे इसमें वर्णित है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से हुई थी? तो ये किस घटना से हुई थी? दांडी मार्च से। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक पर लगाए गए अन्यायपूर्ण टैक्स का विरोध करने के लिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है के महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ ये दांडी यात्रा शुरू करते हैं। ये 240 मील की यात्रा रहती है और इसको पैदल चल करके 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले में स्थित दांडी तट पर पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून तोड़ा था और इसी घटना के साथ पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार जो ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका है मोहनजोदड़ो। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये सिंध प्रांत में है, सिंध नदी के तट पर। और इसका जो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला और एक सभ्यता की प्रमुख और अद्भुत इमारत है स्नानागार। इसका उपयोग संभवतः सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों और पवित्र स्नान के लिए किया जाता था। इसके अलावा यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपत शिव की मोहर भी प्राप्त हुई है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ यानी अवध से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थी बेगम हजरत महल। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद इनको वाराणसी भेज दिया गया था, निर्वासित कर दिया था। उनकी पत्नी जो रहती है वाराणसी भेजा था या फिर म्यांमार में भेज दिया था, तो इतना मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और इनकी जो पत्नी थी वाजिद अली शाह की, ये बेगम हजरत महल जिन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता था, जो ये ऑप्शन में आपका दिया गया है। ये 1857 के विद्रोह की लखनऊ में कमान संभाल ली थी।
और इनके नाबालिग बेटे जो थे विरजिश कादिर को नवाब घोषित किया था और अंग्रेजी सेना से डटकर इसका विरोध किया था। चतुर्थ बहुत संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था? तो ये थे कनिष्क। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे ये कनिष्क। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में ये बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। और इस ऐतिहासिक बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो इसकी दो शाखाएं हो गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको पूछा जा सकता है। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था जिसके प्रस्ताव पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ? तो ये कब आया था कैबिनेट मिशन? ये आया था 1946 में। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। डेट पूछे तो ये 24 मार्च है, 24 मार्च 1946 को। उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने 3 कैबिनेट मिशन के लिए 3 सदस्य भेजे थे दिल्ली। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, दूसरे थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 मेंबर थे, इनको भेजा गया था। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में नया संविधान तैयार करना और संविधान सभा का निर्माण करने के बाद अंतरिम सरकार की स्थापना करना था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन शुरू किया था? तो ये काफी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है। ये थे एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कब? 1330 ईस्वी में। और इनके चांदी की कमी को देखते हुए तांबे और कांसे के इन्होंने सिक्के जारी किए थे और ये पूरी तरह से फेल हो गया था क्योंकि इसमें जालसाजी हो गई थी और ये पूरी तरह से विफल हो गया था क्योंकि जाली सिक्के अपने घरों में लोग बनाने लगे थे और सबके घर में ये टकसाल बन गई जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और परिणाम स्वरूप ये योजना उसे वापस लेनी पड़ी थी। प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश का संस्थापक पूछा गया है, तो ये कौन है? यह है श्रीगुप्त। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 240 से 280 के बीच में अपना शासन किया था। ये ईस्वी है या एडी लिख सकते हो। इन दोनों ने यानी इनके बाद इनका पुत्र घटोत्कच शासक बना। इन दोनों ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अगर पूछा जाए कि गुप्त राजवंश को वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो फिर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम। अगर पूछा जाए सिर्फ संस्थापक कौन थे तो श्रीगुप्त होगा। तो ये शोध मंत्र आपको ध्यान रखना है। यानी जो घटोत्कच था और ये जो श्रीगुप्त थे इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी और जो चंद्रगुप्त रहते हैं उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत भी चलाया था। गुप्त संवत। ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हस्तांतरित हुआ था? तो ये किस वर्ष इस पे साइन किए गए थे ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा 1931 में। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा और ये 5 मार्च थी 1931। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में दिल्ली में एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। राजनीतिक बंदियों यानी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा दिया गया, यानी उनको रिहा कर दिया गया था। और कांग्रेस ने लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की थी। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा गया है जो 10 मंडलों में विभाजित है। तो ये ऋग्वेद है। काफी इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसमें कुछ और चीजें समझेंगे। देखो इसमें 10 मंडल थे, ये आपके क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। 1028 सूक्त है इसमें सूक्त और 10,600 ऋचाएं हैं इसमें। इसके अलावा इसमें प्रकृति के देवता जैसे इंद्र अग्नि वरुण की स्तुति के रचे गए मंत्रों का संग्रह मिलता है। सबसे ज्यादा इंद्र के मंत्र हैं इसमें। इसके अलावा 10वें मंथन में जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद का प्रयोग कर इसे सबसे पहले किसने लोकप्रिय बनाया था? तो ये थे इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था?
भगत सिंह। ठीक, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो, ये मुख्य रूप से उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हजरत मोहानी द्वारा 1921 में ये लिखा गया था। तो इसके जो राइटर है वो है हजरत मोहानी, लेकिन इसको चर्चित और फेमस किया था भगत सिंह ने। 1921 में लिखा गया था, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते समय ये नारा पूरे जोश के साथ लगाया गया था। बाद में भगत सिंह को फांसी हो जाती है, ये आप सभी को पता होगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किनके बीच लड़ा गया था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें बाबर इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से पराजित कर देता है। और इसमें अगर डेट पूछा जाए तो ये 21 अप्रैल थी और 1526। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने का सफल प्रयोग किया और अपनी विशेष तुलगुमा युद्ध नीति अपनाई। और ये जो इब्राहिम लोदी था, ये युद्ध में ही मारा गया था और इसके बाद से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी? तो ये है हड़प्पा। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी की खोज का श्रेय सबसे पहले दयाराम साहनी को जाता है। इन्होंने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में पंजाब के जो पाकिस्तान में पंजाब है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जो मोंटगोमरी जिला है, रावी के तट पर ये हड़प्पा नगर बसा हुआ है और वहीं पर इसकी खोज की गई थी। और सबसे पहले यही शहर मिला था या नगर मिला था, तो इसी के नाम पे ही हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। इसके और भी नाम है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से अन्नागार मिला है। श्रमिकों के जो आवास थे वो भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और R37 नामक कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ऐतिहासिक पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये था B.R. अम्बेडकर। बी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत जो आपका कम्युनल अवार्ड थे, उसमें दलितों के लिए अलग आरक्षण मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो महात्मा गांधी उस समय यरोदा जेल में थे और वहां पर इन्होंने कड़ा विरोध किया था। तो अंततः 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जिनकी ओर से मदन मोहन मालवीय थे और दलित नेता जो आपके भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानसभा या मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई। तो पहले 71 हुई थी, संख्याएं रहा करती थी, अब वो दलितों के लिए 147 कर दी गई थी। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद जिले का नाम अब छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। और ये जो एलोरा की गुफा है, गुफा नंबर 16 जो कैलाश मंदिर है वहां पे स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में ये, और ये राष्ट्रकूट के शासक थे, राष्ट्रकूट वंश के प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि इसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर तराशा गया है और कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट के तट पर पहुंचा था? तो यहाँ पर यह पूछ लिया गया है 1498 में। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप्स, अफ्रीका का दक्षिणी छोर का चक्कर लगाते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक जिसका नाम था अब्दुल मजीद की सहायता से 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर यानी गुजरात पहुंचता है। पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात नहीं पहुंचता, गुजरात का तो ये अब्दुल मजीद था, ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाता है।
वहां पर इसको हिंदू शासक जो रहता है जमहूरी, उसने इसका भव्य स्वागत किया और इस यात्रा से उसने जो काली मिर्च यूरोप में बेची, उससे उसे अपनी पूरी यात्रा का खर्च का 60 गुने से ज्यादा मुनाफा हुआ था। और जिसको देखते हुए यूरोपीय कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित होना पड़ा। तो ये कहानी है आपकी। अगला देखेंगे इसमें, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक मंदिर। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हर्षचरित्र और कादम्बरी के रचयिता से पूछा गया है। तो ये है बाणभट्ट। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये संस्कृत के महान विद्वान है। पुष्यभूति वंश के प्रतापी सम्राट जो हर्षवर्धन रहते थे, हर्षवर्धन, उनके दरबार को सुशोभित करते थे। हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 से 47 यानी 647 के बीच में रहता है। तो ये उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित्र की और कादम्बरी की रचना की थी। और कादम्बरी को दुनिया के पहले उपन्यास के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने अहिंसक और दृढ़ संघर्ष के लिए सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के रूप नाम से किसे जाना जाता था? तो ये थे अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 में और उसके दौरान उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में पश्तूनों के सर्वमान्य नेता थे ये, और महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों पर चलते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये गांधीवादी दर्शन के मतलब समर्थक थे। इन्होंने खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक नामक एक स्वयं सेवक संगठन बनाया था, जिसे उनके लाल रंग के कपड़ों के कारण लाल कुर्ती दल के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था भारत रत्न इनको? भारत रत्न तो ये 1987 में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला था। ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और किस मुगल सम्राट की सेना के बीच में लड़ा गया था? तो ये महाराणा प्रताप और अकबर की सेना इनसे युद्ध की थी, जिसमें अकबर की सेना विजयी रहती है। यह युद्ध हुआ था 15 जून 1576 में। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला में हल्दी घाटी का एक मैदान है, वहां पर ये मेवाड़ के जो वीर रहते हैं महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध यानी घमासान युद्ध हुआ था। मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह थे जो मुगलों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। ये उनके यानी सम्राट अकबर के मान सिंह ये क्या रहते हैं? सेनापति। और इसमें क्या होता है, महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था और फिर युद्ध के बाद वे आजीवन जंगलों में रहकर संघर्ष करते रहे। तो ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए। 78 है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संघ यानी सब्सिडियरी अलायंस प्रणाली का व्यापक प्रयोग किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन सबसे पहला ये प्रयोग किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर रहता है डुप्ले, उसने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था सहायक संधि का। लेकिन इसका व्यापक और व्यवस्थित जो प्रयोग है वो गवर्नर जनरल करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। कब से कब तक इनका कार्यकाल रहता है? 1798 से 1805 तक। ठीक है। इसमें क्या होता था, इस संधि को स्वीकार करने वाले भारतीय शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था और अपनी रक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखनी होती थी, जिसका खर्च वह स्वयं उठाता था। और इस संधि को सबसे पहले 1798 में ही हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस सुल्तान ने पूरा करवाया था? तो यहाँ पर कंप्लीट कराने की बात हो रही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो कुतुब मीनार की जो नींव है वो 1192 में ही गुलाम वंश के जो संस्थापक रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रख दी गई थी, लेकिन कार्य कौन पूरा कराता है? इल्तुतमिश। और ये क्या जो ये प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में बनवाया गया था। तो ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इस मस्जिद का निर्माण कराया था।
दूसरी से चौथी मंजिल का जो निर्माण कार्य कराया था वो इल्तुतमिश ने, जो इसका दमान था। बाद में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल टूट गई थी। ठीक, ये कहानी आप समझ रहे हैं कुतुब मीनार की। तो चौथी मंजिल टूट जाती है, तो इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो उसकी चौथी और पांचवी दोनों मंजिलें पूरा कराता है। इसलिए देखो यहाँ पर पूरा करवाने के लिए पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक, बाकी बाद में क्या घटना घटित होती है तो वो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसको चौथी और पांचवी मंजिल अलग से बनवाया था। 1878 में कुख्यात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, यहाँ पर डी, लॉर्ड लिटन। डी पार्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये कार्यकाल इनका रहता है 1876 से 1880 के बीच में, और ये वायसराय जो भारत समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, ये साम्राज्यवादी नीतियों का कड़ा विरोध करते थे ये भारतीय समाचार पत्र, इसलिए इन पर कुचलने के लिए लॉर्ड लिटन ने यह प्रयास उठाया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से बंगाली अखबार था उस समय सोम प्रकाश, जिसका संपादक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, को प्रतिबंधित करना था। और इस कानून को मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया। और रातों रात इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, जो एबीपी चैनल है उसका पहले यही नाम था, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक, तो वो शिशिर कुमार घोष के बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में बदल गया, यानी बंगाली भाषा को छोड़ करके उन्होंने डर के मारे ताकि बंद न कर दिया जाए तो अंग्रेजी भाषा इसने अपना लिया। और बाद में 1882 में इसके बाद में जो आते हैं लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन जो रहते हैं ये इस एक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। 1916 में भारत में होम रूल लीग या होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के अलावा किसने की थी? तो दो ही लोग थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आयरिश स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। और इसमें देखो बाल गंगाधर तिलक थे, ये आपका पूना में, यानी ये महाराष्ट्र में, पूना महाराष्ट्र, होम रूल की स्थापना की थे। जबकि जो एनी बेसेंट थी उनका जो स्थान रहता है मद्रास, ये अडयार जिला रहता है, अडयार मद्रास में, वहां पे ये होम रूल लीग स्थापित करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस गुप्त सम्राट के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर जैसे नवरत्न निवास करते थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। ठीक है, इनके राजवंश में 9 रत्न रहते थे। तो ये 9 विद्वान रहते थे, यानी कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में, और इन्हें नवरत्न कहा जाता था। देखो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने जब शकों को पराजित किया था तो इन्होंने अपनी उपाधि विक्रमादित्य रख ली थी। तो ये तो उपाधि हो गई। नवरत्न कौन कौन से? वराहमिहिर दिया गया आपके ऑप्शन में, धन्वंतरी और कालिदास, ये 3 तो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा थे अमर सिंह, छपड़क, शंकु, वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, ये जादूगर था, घट करपर और वररुचि, वररुचि। तो ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये था हंटर कमीशन। बी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार के बाद पूरे देश में भारी विरोध हुआ और एक जांच कमेटी गठित की गई थी, हंटर कमीशन। ये लॉर्ड चैमफोर्ड ने किया था इसको। कब? 14 अक्टूबर 1919 में। इस कमीशन में कुल 8 मेंबर थे, जिसमें से 3 भारतीय थे। भारतीय कौन कौन थे? सर चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद। हालांकि इस आयोग ने केवल लीपापोती की और जनरल डायर को केवल उनके पद से हटाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताकर सम्मानित किया गया था।
विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यदा नामक प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो यहाँ पर भाषा पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा तेलुगु। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी कृष्णदेवराय ने। इनका जो शासनकाल रहता है कृष्णदेवराय जी का 1509 से 1529 के बीच में, लगभग 20-21 साल ये शासन करते हैं। महान योद्धा होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान और साहित्यकार भी थे। इनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे। अष्ट प्रधानम कहा जाता है जिनको, या अष्ट दिग्गज के नाम से इन्हें कहा गया। जैसे तेनालीराम उनमें से एक प्रमुख थे। ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया? इसे नदीतमा या नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया, तो ये थी सरस्वती नदी। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में आर्यों की सबसे प्रमुख और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, जिसका कई बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। देखो, ऋग्वेद में गंगा का नाम 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आमरण अनशन यानी हंगर स्ट्राइक किस आंदोलन के दौरान किया था? तो ये आंदोलन आपका था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। चंपारण की सफलता मिली थी इनको 1917 के आंदोलन के बाद में। उसके बाद में कपड़ा मिल मजदूरों के समर्थन में इन्होंने आमरण अनशन किया था। यह विवाद मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस को समाप्त करने के कारण हुआ था। यानी मजदूर जो थे वो 35% बोनस की मांग कर रहे थे, जबकि जो मालिक थे मिल के वो केवल 20% देना चाहते थे। मजदूरों को एकजुट कर रखने और मिल मालिकों पर दबाव बनाने के लिए गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी, और उसके बाद फिर मिल मालिकों को 35% बोनस देने के लिए सहमत हुए थे। 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग। ये पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म समाज की विचारधारा से प्रभावित होकर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज से दोनों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है। बाद में इसमें महादेव गोविंद रनाडे भी जुड़ जाते हैं। देखो, आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन दोनों ने मिलकर के पहले प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, और फिर उसके बाद में 3-4 साल बाद यानी 1870 में महादेव गोविंद रनाडे इस संस्थान से जुड़ते हैं और इसे नई ऊंचाइयों पर वो लोग ले गए। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना था। और ये लोग बाल विवाह पर भी रोक लगाते थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो ये था किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, इसको भी कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये मध्य एशिया से आया था और गणितज्ञ था, विद्वान था, ज्योतिषाचार्य भी था। ये 11वीं शताब्दी में ये आया था महमूद गजनवी के साथ में। जब महमूद गजनवी ने भारत पर 17वां आक्रमण किए थे, उसी समय भारत आया था। इसने संस्कृत सीखी और फिर पुराणों तथा हिंदू दर्शन का गहराई से अध्ययन किया, और इसने पाया कि 11वीं सदी के भारतीय समाज, धर्म और विज्ञान और रीति रिवाजों का इसने किताबुल हिंद में सजीव वर्णन किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने युद्ध में पराजित किया था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका उत्तर भारत का जो शासक है हर्षवर्धन, ये दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय से बुरी तरीके से हार जाता है। और इस ऐतिहासिक युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके जो हर्षवर्धन के दक्षिण के अभियान थे उनको पूरी तरह से रोक दिया था। और इसका उल्लेख ऐहोल जो अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, ये कर्नाटक में है
और दरबारी जो कवि था रवि कीर्ति, उसने इसका उल्लेख किया है अहमद अभिलेख में, और ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल का वास्तुकार, आपसे जो मुख्य वास्तुकार था वो कौन था? तो ये थे अब्दुल उस्ताद अहमद लाहौरी। बी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको पता होगा आगरा नदी के किनारे, आगरा में यमुना नदी के किनारे ये ताजमहल स्थित है, और ये मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये कार्य हुआ था 1632 से लेकर के 1653 तक, यानी लगभग 20-21 साल इसको बनाने में लग गए थे। इसका रूपरेखा और डिजाइन का जो थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और इन्हें शाहजहां ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। और जो इसका मुख्य मिस्त्री था, कंस्ट्रक्टर था, वो था उस्ताद ईसा खां। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यह गया मद्रास में। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैडम एच.टी. ब्लावात्स्की, ये रूसी महिला थी, और कर्नल एच.एस. अल्कॉट, ये अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे, इन दोनों को मिलकर के की थी। 1882 में इन्होंने भारत में अपना एक मुख्यालय बनाया था जो अड्यार मद्रास में था, और फिर 1889 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बन जाती हैं, और भारत में इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में एनी बेसेंट का श्रेय ज्यादा रहता है। दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था के तहत भूमि अनुदान की एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो एकता प्रणाली शुरू की थी, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। ये क्या था? एक प्रकार की भूमि अनुदान था जहां पर अधिकारियों और सैनिकों को नगद वेतन के बजाय एक निश्चित भूभाग पर एकता दे दिया जाता, यानी एक भूभाग दे दिया जाता था, और जिससे वो अपनी उससे जो राजस्व प्राप्त होता था वो अपनी सेना के लिए खर्च करते थे, और जो शेष राशि बचती थी जिसे फवाजिल कहा जाता था, जो जब टैक्स ज्यादा हो जाता था, जैसे जो शेष राशि से बच जाती थी वो राजकोष में जमा करनी होती थी। और एकता पाने वाले अधिकारी को एकतादार और या फिर मुक्ति कहा जाता था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में 8 मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसे कहते थे अष्टप्रधान। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इनमें सबसे प्रमुख पद होता था पेशवा का, जिसे प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री को लेकर के देख सकते हैं। राज्य के सामान्य प्रशासन की देखभाल करना था। आमत जो था वो वित्त मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री था, वाक्यानवीस ये गुप्तचर और गृह मंत्री था, सर्वे नौबत ये सेनापति था। ठीक है, तो यहाँ पर अष्ट दिग्गज जो था ये आपका कृष्णदेवराय के समय था, और शिवाजी के समय अष्टप्रधान। तो इन दोनों में आपको अंतर जरूर पता होना चाहिए। 1565 में लड़े गए किस निर्णायक युद्ध के बाद या कारण दक्षिण भारत के शानदार विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तो ये तालीकोटा का समय युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये 23 जनवरी 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो जाता है, और ये सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक था। और विजयनगर साम्राज्य की तरफ से राम राय इसका नेतृत्व कर रहे थे, और जो दक्कन के 4 मुस्लिम राज्य थे वो संयुक्त सेना उनकी लड़ रही थी, जैसे बीजापुर के और अहमदनगर और गोलकुंडा और बीदर, ये 4 महासंघ बनाए गए थे, और ये 4 मुस्लिम राज्य थे जो विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण बने। जिसमें और देखो यहाँ पर ये चारों जो राज्य थे ये जीत जाते हैं और बुरी तरह से लूटपाट करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। 1873 में महाराष्ट्र में निम्न जातियों के उद्धार के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्य शोधक समाज के स्थापक कौन थे या संस्थापक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा राव या ज्योतिबा फुले। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये महान समाज सुधारक है। 14 सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध करना
और दलितों, अछूतों, महिलाओं को शिक्षा एवं सामाजिक अधिकार दिलाकर उनका उत्थान करना था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, जो 1873 में ही लिखी गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, गुलामगिरी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास से लिया गया है? तो ये है आनंद मठ। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी रचना हुई थी 1882 में। ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी आपका डेट तो पता ही है, 1882 में बंगाल में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। और वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। यूनानी लेखकों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात या शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है? तो यह है बिंदुसार। तो देखो, सबसे पहले रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा होता है बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बिंदुसार 298 BC में मगध की गद्दी पर बैठ जाता है और यूनानी लेखक स्ट्रैबो ने उसे अमित्रोएट्स कहा था, जिसका संस्कृत शब्द होता है अमित्रघात का यूनानी ये रूपांतर है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाशक या फिर शत्रुओं का विनाश करने वाला। ये जो बिंदुसार था, इसने बाद में आजीवक संप्रदाय का यह अनुयायी बना और इसके दरबार में सीरिया के शासक ने डायमेकस नामक अपना राजदूत भी भेजा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। यहाँ पे 46 नहीं होगा, कैबिनेट मिशन है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और ये संविधान निर्मात्री सभा के गठन का इसने प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो ये भी कोई खास मिशन नहीं था, ये भी पूरी तरह से फेल हो गया था, क्योंकि इसमें अंग्रेज लोग पूरी तरह से भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हिंडन नदी पर है, ये यमुना की सहायक नदी है। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो खोज थी वो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक, ये फैक्ट याद रखने हैं। और देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थल प्रमुख थे, तो उनकी दिशा वाइज देखेंगे। देखो, उत्तर दिशा में जो था वो था आपका मांडा था, ये चेनाब नदी के तट पर स्थित है। पूर्व में था आपका आलमगीरपुर, जो आप इसमें देख रहे हैं, ये आपका हिंडन नदी पर है, हिंडन नदी जो यमुना की सहायक नदी। फिर है आपका पश्चिम में रहता है सुतकांगेडोर, ये आपका दास्क नदी पर है, दास्क नदी। और साउथ में रहता है दैमाबाद, ये आपका रहता है प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी है आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ब्रिटिश पत्रकार वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में किसे भारतीय अशांति का जनक कहा है, या फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये ब्रिटिश पत्रकार है वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था। इस टिप्पणी से नाराज होकर तिलक ने वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए लंदन की यात्रा की थी और इसी पुस्तक में आर्य समाज को अशांति का जन्मदाता संस्था भी कहा गया है। तो ये नया है, इसको याद रखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए PCS वंडर टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपके यूपी PCS प्रीलिम मेंस और RO प्रीलिम मेंस के बैच अवेलेबल है। तो कम फीस में मैक्सिमम आउटपुट देखने के लिए आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करने चाहिए। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।